नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज अपन शुरुआत करने वाले हैं समरूप त्वरित गति की। समरूप का मतलब क्या होगा? समरूप का मतलब होगा एक समान यानी नियत, और त्वरित का मतलब नियत त्वरण यानी नियत त्वरण से होने वाली गति का अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्या अलग होगा? तो अपन कह सकते हैं कि जब त्वरण नियत होता है तो गति की समीकरणें लागू हो जाती हैं। तो अपन कह सकते हैं कि पहले अपन देखते हैं कि गति की समीकरणें क्या होती हैं और गति की समीकरणें लागू करने के लिए कंडीशन क्या है। तो अपन कह सकते हैं कि यदि त्वरण नियत हो तो गति की समीकरणों को लागू किया जा सकता है, यानी गति की समीकरणें तभी लागू होंगी जब त्वरण नियत हो। गति के समीकरण का डेरिवेशन कैसे करते हैं इस पे अपन अध्ययन यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपन पहले अवकलन और समाकलन में कर चुके हैं, तो बड़े आराम से इनका डेरिवेशन कर सकते हैं। बट अपने को यहाँ पे न्यूमेरिकल ज़्यादा सीखने हैं, इसलिए अपन गति के समीकरणों को डायरेक्ट ले रहे हैं। जैसे अपन बात करें, पहली गति की समीकरण है अपनी v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ पे u क्या है? u अपन कह सकते हैं प्रारंभिक वेग यानी t बराबर 0 पर वेग। u का मतलब क्या होगा? प्रारंभिक वेग यानी t बराबर 0 पर वेग। v क्या हो गया? ये वाला, ये समय t पर वेग होगा। जो v है वो समय t पर वेग होगा, जिसको अपन अंतिम वेग बोल रहे हैं। a यहाँ पे क्या होगा? त्वरण होगा, जो कि नियत होगा, तभी तो गति की समीकरणें मान्य होंगी। तो अपन कह सकते हैं कि गति की पहली समीकरण होगी v बराबर u प्लस ए टी, वी बराबर u प्लस ए टी। और ये गति की समीकरण अपन तब लागू करते हैं जब t समय पश्चात अपने को वेग की गणना करनी हो, या फिर अपन कह सकते हैं कि v और t में संबंध पता करने के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से अपन देखें कि t समय में तय किया गया विस्थापन कैसे निकालें। तो इसके लिए गति की समीकरण होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। क्या समझे? t समय में आपको निकालना है तय किया गया विस्थापन, तो आप समीकरण लगाएंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यू को आप अच्छे से जानते हैं, प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t यहाँ पे समय है। तो अपन कह सकते हैं कि t समय में तय किया गया विस्थापन निकालना हो तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर आपका बेस्ट इक्वेशन होगा। तो ये किस में संबंध देगा? ये विस्थापन और समय में संबंध देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरी समीकरण को देखते हैं। तीसरी समीकरण है आपकी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। बोला ये कब यूज़ करेंगे? तो अपन कह सकते हैं कि यदि s विस्थापन के बाद कण का वेग पूछें जो कि नियत त्वरण के अधीन गतिशील है, तब आप यह समीकरण लगाएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि आपको अंतिम वेग निकालना है और कितने विस्थापन के बाद? s विस्थापन के बाद। तो आप कह सकते हैं कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होगा। और इसी तरीके से अपन कह सकते हैं कि एक समीकरण यहाँ पे भी लिख सकते हैं। गति की समीकरण पहली ये होगी v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी होगी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरी होगी v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये बातें समझ में आ रही होंगी आपको। अब देखो, इन्हीं से अपन एक डेरिवेशन या फिर और लिख सकते हैं कि s बराबर में u प्लस वी बटा 2 इंटू टी। इसको अपन एवरेज भी बोल देते हैं, कई बार इसको अपन औसत भी बोल देते हैं, लेकिन ये सूत्र तभी लागू होगा जब त्वरण नियत होगा। इसको अपन देखें तो u की जगह u है, v की जगह ये रखें u प्लस ए टी, तो आपका यही आ जाएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसको s बराबर u प्लस वी बटा 2 इंटू टी, या फिर s बराबर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि s बराबर में v एवरेज और गुणा t, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से एक समीकरण अपन और देखें कि यहाँ पे अपन ने t समय में विस्थापन निकाल लिया था। अब अपने को पूछा जाए कि nवें सेकंड में विस्थापन क्या होगा। इसको मैं अच्छे से अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। एक बार आप फॉर्मूला देखिए कि nवें सेकंड में विस्थापन, nवां मतलब तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में या पाँचवें सेकंड में, इस तरीके की लैंग्वेज होगी कि पाँचवें सेकंड में तय किया गया विस्थापन निकालिए। तो अपनी समीकरण लगेगी s nth, इसको क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? s nth बराबर u प्लस 1/2 a2n-1। इसको मैं लगाना आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा थोड़ी देर में कि s nth बराबर में u प्लस a/2 और 2n-1। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इन्हीं समीकरणों को अपन सदिश रूप में लिखें तो जैसे पहली समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, इसको लिख सकते हैं v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी, ये इसका सदिश रूप हो गया। इसी तरीके से विस्थापन है तो s वेक्टर बराबर में u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी का होल स्क्वायर, ये इसका सदिश रूप है। और इसी तरीके से अपन कह सकते हैं कि v स्क्वायर को v डॉट v बराबर u डॉट u प्लस 2a डॉट s, यानी अपन कह सकते हैं कि इसके बाद जो ये रूप है इसका अदिश रूप है। तो इस तरीके से इनको सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। इन दोनों के क्वेश्चन तो अपन
आगे भी करेंगे। ये चीज़ें समझ में आ रही है ना कि गति की समीकरणें क्या होती हैं। डेरिवेशन अपन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। यदि आपको लगता है आपको डेरिवेशन सीखने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इनके डेरिवेशन भी हमको बता दें, तो अपन ज़रूर डिस्कस कर लेंगे कि डेरिवेशन भी आपको समझा दिए जाए। ठीक है, अपन यहाँ पे न्यूमेरिकल पर्पज से पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन डायरेक्ट पढ़ें तो थोड़ा जल्दी से ज़्यादा न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अपना एक जो डेरिवेशन था ये मैं आपको करवा देता हूँ क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन ही मान लीजिए इसको, कह रहा है कि नियत त्वरण से गतिमान, यहाँ पे पहली बार लिखी है कि नियत त्वरण है। ठीक है, तो गति की समीकरणें मान्य होंगी कि कण के लिए सिद्ध कीजिए कि nवें सेकंड में तय किया गया विस्थापन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए अपन कह सकते हैं कि nवां सेकंड का मतलब क्या होता है। यदि कोई कण 10 सेकंड के लिए चले, कोई कण 10 सेकंड के लिए चले तो 10वां सेकंड उसका nवां सेकंड होगा। या फिर कहते हैं कोई कण 2 सेकंड के लिए चले, तो 2 सेकंड के लिए चले तो अपन कह सकते हैं कि पहले 1 सेकंड के लिए यहाँ से यहाँ तक चला, फिर 1 से 2 के लिए चला, तो ये जो लास्ट सेकंड होगा वो दूसरा सेकंड ही होगा। तो अपन कह सकते हैं कि nवां सेकंड अपन कह सकते हैं लास्ट सेकंड। nवां सेकंड कौन सा होता है, लास्ट सेकंड। ये बात आपको समझ में आई। यहाँ पे मैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी कण है वो इस तरीके से गति कर रहा है नियत त्वरण के अधीन। ठीक है, यहाँ तक चला गया। इसमें मान लो यहाँ पे जो था ना वो t बराबर 0 पे था, t बराबर 0 पे था, और यहाँ पे पहुँच गया वो t बराबर n समय में। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक समय कितना लगा, n सेकंड। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कण का जो वेग है वो प्रारंभिक वेग अपन मान लेते हैं u है। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, nवें सेकंड में। तो अपन कह सकते हैं कि nवें सेकंड में देखें तो ये वाला जो विस्थापन आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, वो अपन कह सकते हैं कि Sn का मतलब होगा n सेकंड में तय किया गया विस्थापन। अब देखते हैं कि अपने को nth सेकंड में चाहिए, तो आप क्या करिए कि एक विस्थापन यहाँ से लेके यहाँ तक और निकालिए, जो क्या होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला जो विस्थापन होगा वो एक कम सेकंड में, यानी यहाँ पे 10 सेकंड हो तो ये पूरा 10 सेकंड में आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप 9 सेकंड का विस्थापन और कैलकुलेट करें जिसका नाम होगा Sn-1। तो अब जो शेष रह गया ये वाला, वो वाला देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने सेकंड में, n सेकंड में, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने सेकंड में, n-1 सेकंड में। तो ये जो बाकी बच गया वो आपका Snth होगा। तो यहाँ पे आप समझ गए कि Snth है क्या, nवें सेकंड में या लास्ट सेकंड में तय किया गया विस्थापन, जिसका मान होगा पूरे n सेकंड में तय किए गए विस्थापन में से एक कम सेकंड यानी Sn-1 सेकंड में तय किए गए विस्थापन को घटा दूं तो केवल और केवल एक आखिरी सेकंड में तय किया गया विस्थापन आपके पास बचेगा। और आप कह सकते हैं कि Snth बराबर में Sn-1 होगा। बोला इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र होगा ut, और t का मान कितना है, n प्लस हाफ a और t का होल स्क्वायर। ये समझ में आया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि u और t का मान कितना है, n-1। तो यहाँ पे क्या है, ut प्लस हाफ a, और यहाँ पे कितने सेकंड लगे, n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, Snth बराबर क्या होगा, यहाँ Sn ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस कर देंगे un-1 प्लस 1/2 n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो आप कहेंगे देखिए यहाँ पे un आएगा। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व कर देता हूँ ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, un माइनस u, और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो इसको आप कह सकते हैं कि 1/2, और इसको होल स्क्वायर में ओपन कर दें तो n स्क्वायर माइनस में 2n और प्लस का 1। ये आप अच्छे से सीख गए होंगे कैसे आया होगा। यहाँ पे क्या बचा था, यहाँ पे बचा था un प्लस हाफ an का होल स्क्वायर। यहाँ पे कौन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं un से un चला गया, और यहाँ पे देखिए हाफ an का होल स्क्वायर हाफ an का होल स्क्वायर चला जाएगा। तो शेष क्या रहेगा, देखो यहाँ पे कह सकते हैं माइनस और माइनस प्लस का u। ठीक है, ये माइनस अंदर जाके इसको क्या बना देगा, ये माइनस इसको अंदर जाके आपका प्लस बना देगा ना। कहाँ वाला माइनस, भाई ध्यान से देखो, ये वाला माइनस देखो, ये तो प्लस बाहर आ गया। अब देखो ये माइनस यहाँ जा रहा है। ठीक है, और फिर ये इसके अंदर जाएगा, तो इसको मैं देखो 1/2 a बाहर तो है ही, अंदर माइनस भेजूँ तो अंदर माइनस भेजें तो ये बन जाएगा 2n और ये बन जाएगा -1। थोड़ी सी कैलकुलेशन आप रफ नोटबुक में खुद कर लीजिए। तो आपका डेरिवेशन आ गया Snth बराबर में u प्लस a/2 2n-1। ये आपका हो गया डेरिवेशन। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों के बारे में बता देता हूँ कि जैसे आपको कहे कि थर्ड सेकंड, तीसरे सेकंड, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो प्यारे बच्चों, थर्ड सेकंड का मीनिंग क्या होगा, देखो t बराबर 0 है, ये t बराबर 1 है, ये t बराबर 2 है, और ये आपका t बराबर 3 है। तो
तो आप कह सकते हैं ये वाला जो सेकंड है वो फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है और ये वाला आपका थर्ड है। तो आपका जो थर्ड सेकंड चालू हुआ है ना वो t बराबर 2 से लेके और t बराबर 3 तक हुआ है। समझ में आया? t बराबर 2 से लेके t बराबर 3 तक हुआ है। इसका मतलब हो गया आपका थर्ड सेकंड। इसी तरीके से कोई और पूछे कि फोर्थ सेकंड क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि फोर्थ सेकंड का मतलब होगा t बराबर 3 से लेके t बराबर 4 तक। इसका मीनिंग होगा फोर्थ सेकंड। अब आप समझ गए होंगे कि फोर्थ सेकंड का मीनिंग क्या होगा, थर्ड सेकंड का मीनिंग क्या होगा और nवें सेकंड का मतलब क्या होगा। यदि किसी कण की गति n सेकंड के लिए है तो उसका अंतिम सेकंड nवां सेकंड होगा। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे मैं आपको न्यूमेरिकल और करवाऊंगा तो चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डेरिवेशन सीख लो। कोई अच्छा क्वेश्चन आए तो आप उसको कर दो, अन्यथा फॉर्मूला ध्यान रखिए किस तरीके से लागू होगा, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे बढ़ूँ दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे वाला कॉन्सेप्ट अपन सीखने की कोशिश कर रहे हैं, रुकने से पहले तय की गई दूरी। रुकने से पहले तय की गई दूरी जिसको अपन स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपने लिए होने वाला है। कंडीशन क्या है कि माना कि कण का प्रारंभिक वेग u है, माना कि कण का प्रारंभिक वेग u है और नियत मंदन a के अधीन इसे विराम अवस्था में लाया जाता है। यानी अपन कह सकते हैं कि कोई भी कण है, ध्यान से देखिए यहाँ पे अपन कह रहे हैं कोई भी कण है। यदि कण का प्रारंभिक वेग इस साइड u है, प्रारंभिक वेग इस साइड u है और इस पे अपन कह रहे हैं कोई बल लगाया जाता है जो पीछे की ओर है, जो मंदन उत्पन्न कर रहा है और मंदन का माना है थोड़ी देर कण अपने घटती हुई चाल के साथ जाएगा और कुछ समय और कुछ दूरी तय करने के बाद यहाँ पे विरामावस्था में आ जाएगा। समझे क्या कह रहा है कि प्रारंभिक वेग u है, मंदन है तो इसकी चाल घटेगी और चाल घटते घटते एक स्थिति ऐसी आएगी विराम में आ जाएगा और विराम में आने से पहले जो इसने दूरी तय करी है उस दूरी को अपन कह रहे हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस या रुकने से पहले तय की गई दूरी होगी। अब आप एक बात बताओ, इसमें से कौन सी समीकरण अच्छी है लग सकती है। तो पहली बात तो यहाँ पे त्वरण कैसा है, नियत है। त्वरण कैसा है, नियत है, तो गति की समीकरण मान्य है। बट यहाँ पे कौन सी गति की समीकरण लगाएं जो बढ़िया रहेगी, तो अपन कह सकते हैं कि ऐसी समीकरण लगाओ जिसमें u हो, जिसमें v हो और जिसमें s हो। तो ऐसी समीकरण है तीसरी, v² बराबर में u² प्लस 2as। अंतिम वेग कितना हो गया 0, प्रारंभिक वेग कितना था u का होल स्क्वायर प्लस में 2, मंदन की बात आ रही है तो माइनस का a और इंटू s। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि s बराबर में u² बटा 2a। ये आपका सूत्र है, इसको थोड़ा याद रखिए, s बराबर u² बटा 2a। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि यदि जो a है वो नियत हो, a यदि नियत होता है तो उस केस में s समानुपाती u² होगा। ये कब होगा, जब आपका a नियत हो। जब a नियत है तो s समानुपाती u² होगा। इसका मतलब मैं चाल को दुगना कर दूं, इसका मतलब मैं चाल को दुगना कर दूं तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस या रुकने से पहले तय दूरी है वो 4 गुना हो जाएगी। कैसे समझ में आया? इस 2 का दुगना का मतलब इसमें 2 आएगा, 2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा ना। तो अपन कह सकते हैं कि u को दुगना करने से रुकने वाली जो दूरी होगी वो 4 गुना हो जाएगी। या फिर सूत्र याद रखिए, s बराबर u² बटा 2a। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने लिए है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो आगे देखें, विरामावस्था में आने में लगा समय क्या होगा। तो भाई अपन कहेंगे समय की बात कर रहे हैं, विरामावस्था की बात कर रहे हैं, तो विरामावस्था का मतलब तो v बराबर 0 होता है। तो ऐसी समीकरण जिसमें v हो और जिसमें t हो, तो आप कह सकते हैं ये समीकरण आपके लिए होगी v बराबर u प्लस at। आप कह रहे हो विराम में आ गए तो वेग 0 हो गया, प्रारंभिक वेग a था, आपका मंदन यहाँ पे है तो माइनस लगा के गुणा t से कर देते हैं। क्या इस समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं? जैसे ही समीकरण को सॉल्व की आप कह सकते हैं t बराबर में u बटा a। और यदि यहाँ पे आपका त्वरण नियत होता है तो आप कह सकते हैं कि जो t समानुपाती है वो आपका u होगा। यदि चाल को दुगना कर देंगे तो इसमें दुगना समय लगेगा, चाल को दुगना कर देंगे तो इसमें समय दुगना लगेगा। तो ये क्या हो गया, रुकने से पहले तय की गई दूरी, रुकने में लगा समय, रुकने से पहले तय की गई दूरी कितना है u² बटा 2a, और विरामावस्था में आने में जो लगा समय है वो t बराबर u बटा a है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन अपन यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका आसान सा क्वेश्चन है, एक कार है जो 4 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है, उस पर अवमंदक बल आरोपित करने पर 10 मीटर दूरी तय करने के पश्चात रुक जाती है। तो अपन कह सकते हैं कि कोई भी कार है जिसका प्रारंभिक वेग 4 है
और उसका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। ठीक है, ये सूचना अपने को यहाँ पे दी गई है। अब कह रहे हैं कि यदि इसका प्रारंभिक वेग इस बार 8 हो, प्रारंभिक वेग कितना हो 8 हो, तो वही अवमंदक बल लगाया है तो कितनी दूर जाकर रुकेगी, तो आपसे पूछ लिया कि एस कितना होगा। अभी अपन देख के आए कि स्टॉपिंग डिस्टेंस एस बराबर क्या होता है यू स्क्वायर बटा 2 है, और यहाँ पे बोला है कि जो बल है या अवमंदक बल है वो नियत है, तो आप बड़ी आराम से कह सकते हैं कि एस समानुपाती यू स्क्वायर है। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि S1 बटा S2, और यहाँ पे लिख सकते हैं U1 बटा U2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे S1 का मान आप कह सकते हैं कि 10 मीटर है, S2 का मान आपको पता करना है, U1 का मान आप कह सकते हैं 4 है, और बाद में 8 है का होल स्क्वायर करेंगे तो आप कह सकते हैं कि इसका उत्तर यहाँ से सॉल्व करने पे 1/4 प्राप्त होगा। तो S2 का मान यहाँ से आपको 40 मीटर मिल रहा है। कितना मिल रहा है 40 मीटर, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये काफ़ी आसान है, यदि अपने को चीज़ें पहले से पता है तो अपन डायरेक्ट यूज करके बड़ी आसानी और जल्दी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे अपन एक समीकरण पे आधारित क्वेश्चन ले रहे हैं। कह रहा है कि एक कण विरामावस्था से नियत त्वरण a बराबर में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गति प्रारंभ करता है। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा है कि 2 सेकंड पश्चात वेग क्या होगा। अपने को पूछा 2 सेकंड पश्चात वेग, तो अपन कह सकते हैं t समय पश्चात जो वेग का सूत्र होता है वो सूत्र होता है v बराबर में u प्लस ए टी। v बराबर में u प्लस ए टी। u की बात करें तो यहाँ पे लिखा है कण विरामावस्था से, तो विरामावस्था से u मतलब 0, a का मान यहाँ पे 1 है, t का मान यहाँ पे 2 है, तो आप कह सकते हैं कि 2 सेकंड के पश्चात कण का वेग 2 मीटर पर सेकंड होगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन करें तो 3 सेकंड में तय दूरी क्या होगी, तो अपन कह सकते हैं कि तय दूरी या विस्थापन अपन कह सकते हैं। यहाँ पे बात एक ही है, कण विरामावस्था से नियत त्वरण के अधीन गति कर रहा है तो कण सरल रेखा में चलेगा, और इस वजह से दूरी और विस्थापन बराबर होंगे, तो एस बराबर अपन लगा सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप कह सकते हैं कि प्रारंभिक वेग यहाँ पे 0 है तो यू टी 0 प्लस हाफ ए का मान यहाँ पे 1 है और टी कितना है 3 सेकंड है, तो 3 का होल स्क्वायर, तो उत्तर आ गया आपका 9/2 यानी 4.5 मीटर। ये आपका हो गया दूरी। इसी तरीके से बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। इसमें बोला है कि 4th सेकंड में तय दूरी या विस्थापन क्या होगा, तो एस फोर्थ की बात करूं तो अपन कह सकते हैं कि एस फोर्थ बराबर यू प्लस a/2 इंटू 2n, n की जगह आप क्या कह सकते हैं 4 और -1 ऐसा लिख सकते हैं। u की बात करें तो 0, a का बात करें तो 1/2, 2 इंटू 4 8 में से गए 1 7, यहाँ से उत्तर आ गया 7/2, यानी आप कह सकते हैं 3.5 मीटर पर सेकंड इसका सही उत्तर होगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं क्या। एस nth फॉर्मूला है, v बराबर यू प्लस ए टी फॉर्मूला है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। फिर भी इसमें डाउट होता है तो आप बता दीजिए कि इसमें क्या और अच्छे से अपन कर पाएँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आसान से क्वेश्चन अपन और ले रहे हैं। कह रहा है कि एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, यानी प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है। इसका मंदन कितना है दोस्तों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो निम्न ज्ञात कीजिए कितने समय पश्चात यह विरामावस्था में आ जाएगा। बात हो रही है समय और विरामावस्था। विरामावस्था का मतलब होता है v बराबर 0, समय मतलब t। तो ऐसा संबंध बताइए जो v और t हो, तो ये संबंध होता है v बराबर u प्लस ए टी। ये सूत्र हो गया। विरामावस्था का मतलब क्या हो गया 0, u कितना था तो आप कहोगे 10। मंदन है या त्वरण, तो मंदन है तो आप लिख सकते हो a की जगह -2। ठीक है, a की जगह -2, तो अपन ने क्या लिखा ये तो प्लस लगाया, यहाँ पे मैंने a की जगह -2 रखा और गुणा t। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो गया 2t बराबर में कितना हो गया 10, तो t बराबर कितना सेकंड आया आप कह सकते हैं 5 सेकंड। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन तो अपना बड़ी आसानी से हो गया कि कितने समय बाद रुका 5 सेकंड बाद कण विरामावस्था में आ गया। ठीक है, 2 नंबर देखिए 3rd सेकंड में पिंड के द्वारा तय दूरी, तो अपन कह सकते हैं कण 5 सेकंड तक चला है, तो तीसरे सेकंड में भी कण चल रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि इस केस में सरल रेखा के अनुदिश गति करता है, तो उस केस में अपन कहेंगे तय दूरी और विस्थापन इस केस में सेम होगा क्योंकि कण अभी रुका नहीं है, एक सीधी रेखा के अनुदिश चल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इस केस में एस थर्ड लगा सकते हैं। एस थर्ड बराबर क्या होगा u प्लस a/2, 2 इंटू एन की जगह थर्ड 3 -1। u का मान आप कितना बोलेंगे 10 प्लस या माइनस, तो आप कहोगे देखो यहाँ पे a कितना है -2 है, तो यहाँ पे -2 ना बटा 2 और गुणा में यहाँ पे कह सकते हैं 6 में से गए 1 तो 5, तो आप कह सकते हैं देखो यहाँ पे 10, तो यहाँ पे आ ही गया ये 10, तो ये 10 हो गया। माइनस में अपन कह सकते हैं देखो ये 2 तो गए तो यहाँ पे 5, तो उत्तर कितना आएगा 5 मीटर।
तो थर्ड सेकंड में तय की गई दूरी आपकी 5 मीटर होगी। तो ये चीज़ भी आसान है, आसानी से समझ सकते हैं। तो गति के समीकरण पर आधारित अपन ने 2 क्वेश्चन देखे। अब अपन आगे क्वेश्चन और देखते हैं कि इसमें और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कण एक समान त्वरण के साथ स्थिरावस्था से गति करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों कि u बराबर 0 है। u बराबर कितना है? 0 है। ठीक है, ये समझ में आ गया। nth सेकंड का nवें सेकंड में तय दूरी से अनुपात क्या होगा? तो अपन कह सकते हैं ऊपर s nth है बटा में s n है। अब देखो s nth का सूत्र होता है u प्लस a/2 और 2n-1। ठीक है, बटा में लिख सकते हैं s बराबर ut t कितना n, तो ut प्लस हाफ a इंटू टी का होल स्क्वायर। ये हो गए फॉर्मूले। देखिए फॉर्मूले अपन कहें कि गति की समीकरण क्यों लागू होगी, तो एक समान त्वरण लिखा है, उसके साथ कह रहा है कि nth सेकंड और n सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात होगा। तो एक तो मैंने लगा दिया सूत्र s nth का, एक सूत्र लगा दिया s n का। और अब अपन कह सकते हैं कि प्रारंभिक वेग दोनों ही स्थिति में 0 है, तो ये भी 0 रखेंगे और ये भी 0 रखेंगे। तो ऊपर देखो क्या आया, a/2 और 2n-1 इतना सा बचा। और यहाँ पे कह सकते हैं कि 1/2 a इंटू n का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/2 और 1/2 एक कैंसिल आउट हो गए। उत्तर आया 2n-1 बटा n स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नहीं है, तो n स्क्वायर का दोनों में इसमें भाग लगा दो। तो अपन कहेंगे 2n में n स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो 2/n बचेगा, माइनस में 1/n स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन अपन कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 अपना सही उत्तर हो जाएगा। तो ये भी अपन कह सकते हैं आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। आपको s nth आना चाहिए और n सेकंड में तय किया गया विस्थापन आना चाहिए। दोनों का अनुपात आपको करना था, जो कि आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें दोस्तों। फिर भी इसमें कोई आपको डाउट या दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिसका सोल्यूशन अपन आसानी से कर सकें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चीज़ें समझ में तो आपको अच्छे से आ रही होंगी, तेज़ तो नहीं हो रहा। इसके बारे में आप फीडबैक देते रहें, जिससे अपन आपके अनुसार ही इन चीज़ों को सॉल्व करें। ठीक है, और जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है कि एक ट्रेन का इंजन है, एक विद्युत खंभे से u वेग से गुजरता है। चलिए अपन देख लेते हैं कि अपन कह सकते हैं कि इस तरीके से मान लो एक इस तरीके से विद्युत खंभा हो। ठीक है, और कह रहा है कि जो है ना एक ट्रेन का इंजन की बात कर रहा है। तो अपन स्टार्टिंग में बात करें, इंजन बना लेते हैं। तो ये ट्रेन है, ये यहाँ पे इसका इंजन है, तो इस भाग का यहाँ पे वेग कितना है? u है। ठीक है, u है। और इसी ट्रेन का अंतिम डिब्बा इसी खंभे से v वेग से गुजरता है। तो अपन कह सकते हैं ट्रेन अब आगे गुजरी होगी और ट्रेन ने पूरा इस खंभे को पार किया होगा, तो उस समय इसका वेग कितना हो गया होगा? v। तो अपन कह सकते हैं कि इतनी सी दूरी में, यानी जो ट्रेन की लंबाई है उस लंबाई को s मान लेते हैं। s दूरी तय करने में इसका वेग u से v हो गया है। आगे कह रहा है कि ट्रेन के मध्य बिंदु का वेग जब इसी खंभे से गुजरेगा तब क्या होगा? तो अपन कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में ऐसी बात है कि इसको अपन ऐसे मध्य में ट्रेन बना सकते हैं, ऐसे करके ऐसे। तो आपको पूछा है कि मध्य वाले भाग का वेग क्या होगा, तो इसको अपन ऐसे ही तो सोच सकते हैं ना। ध्यान से सोचें कि मध्य वाले भाग का मतलब क्या समझें। अपन कह रहे हैं कि ये वाला भाग है, जो ये वाला भाग है आगे गुजरता जा रहा है। और अपन कह सकते हैं कि जब ये आधा सा भाग यहाँ पे आता है तो उस मोमेंट में इस ट्रेन का जो स्पीड होगा वही आपसे पूछा गया। तो अपन इसको सिंपल तरीके से सोचें तो ऐसे कुछ हो गया। ध्यान से सुनना, इसको अलग अपन बना लेते हैं। अपन कह सकते हैं कि s दूरी तय करने के दौरान किसी वस्तु का वेग u से v हो गया है, और आपको पूछा है कि इस मध्य बिंदु m मिड पॉइंट का वेग क्या होगा। तो अपन कह सकते हैं कि s/2 दूरी यहाँ चला है, s/2 दूरी यहाँ पे चला है। तो आप यहाँ से यहाँ तक के समीकरण बना सकते हैं। एक कौन सी समीकरण? आप लिख सकते हैं v² बराबर में u² प्लस 2s। इस समीकरण का कैसे पता लगा? अपन कह सकते हैं u, v और s में संबंध यही समीकरण बढ़िया देती है। तो मध्य बिंदु का होल स्क्वायर, vm का होल स्क्वायर, प्रारंभिक वेग u का होल स्क्वायर प्लस 2a, और ये आप कह सकते हैं s/2, समीकरण नंबर 1। ठीक, इसी तरीके से देखते हैं दूसरी सिचुएशन में। आप यहाँ से यहाँ तक समीकरण लगा दो तो अंतिम वेग हो गया v का होल स्क्वायर, प्रारंभिक वेग हो गया vm का होल स्क्वायर। ये चीज़ें समझ में आ रही है ना। ये समीकरण इस और इसके बीच में लग रही है, तो अंतिम वेग v का होल स्क्वायर और इसका वेग vm का होल स्क्वायर प्लस में 2a, और यहाँ पे कह सकते हैं आप s/2,
और यहाँ पे ये समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या निकालना है, वी एम चाहिए, मध्य बिंदु का वेग चाहिए। तो आप क्या करिए, समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए। तो समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो वी एम का होल स्क्वायर माइनस वी का होल स्क्वायर और बराबर यहाँ पे कह सकते हैं यू का होल स्क्वायर माइनस वी एम का होल स्क्वायर। और ये वाले जो है सेम टू सेम वो कैंसिल आउट हो रहे हैं। अपन कह सकते हैं इसको इधर ले आओ तो 2vm का होल स्क्वायर बराबर में आप कह सकते हैं यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। और जब इसको सोल्व करेंगे तो vm बराबर आपका उत्तर आएगा रूट के अंदर u का होल स्क्वायर प्लस v का होल स्क्वायर बटा में 2 और ऐसा ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर 4। ये दिक्कत तो नहीं है आपको क्या बताया गया था कि एक ट्रेन है, उसका इंजन जो है इस खंभे को पार कर रहा है यू से, फिर ट्रेन का लास्ट डब्बा गुजरा तो इतने में वेग हो गया v। तो अपन कह सकते हैं जो लंबाई थी ट्रेन की वो लंबाई s मान ली, तो s दूरी चलने के दौरान इसका वेग क्या हो गया, u से v हो गया। यानी अपन कह सकते हैं यहाँ पे इसका वेग बढ़ रहा है तो मध्य बिंदु का वेग अपने को मिल गया इस तरीके से। फिर भी आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप बड़े आराम से हमको बता सकते हैं, जिससे हमको भी पता चले कि आपको किन चीज़ों में दिक्कत आ रही है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं। आगे अपना एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि सरल रेखा के अनुदिश नियत त्वरण से गतिशील। पहली बात तो सरल रेखा दिया है, फिर उसके बाद नियत त्वरण है। ठीक है, तो गति की समीकरण मान्य होंगी। तो पिंड के द्वारा 5वें सेकंड, 5th सेकंड और 7वें सेकंड में 25 मीटर और 33 मीटर की दूरी तय करता है, तो इसका प्रारंभिक वेग और त्वरण क्या होगा, ये आपको समझाना है। तो क्या करें, तो पहले तो अपन सूत्र लगाते हैं किसका, s 5वें का। तो s फिफ्थ क्या होगा, s फिफ्थ u प्लस a बाई 2, टू इंटू n की जगह कितना 5 माइनस 1। ठीक है, ये सूत्र है। s फिफ्थ का मान कितना दे रखा है 25, u प्लस a बाई 2 और यहाँ पे कह सकते हैं 10 में से गया 1 तो यहाँ पे आ गया आपका 9, तो 9a बाई 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से बना दो समीकरण नंबर 2। जो आपको बोला है कि s जो है ना वो कौन सी सेकंड में, 7वें सेकंड में कितना है u प्लस a बाई 2 इंटू 7 माइनस 1। s 7th क्या है 33 है, s 7 33 है, u तो u है प्लस a बाई 2 है और यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या बोलें 7 गुणा 2 14 माइनस 1 13। ये मैं कैसे लिखूँ 13, तो थोड़ा सा इसको देख लो, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इसके आगे ये अपन कह सकते हैं 13। ठीक है, 13a। ये आपकी समीकरण नंबर 2 है। दोनों समीकरणें लिख ली जैसे इसने बोला था ना भाई, वैसे वैसे समीकरण तो अपने लिख ली। अब देखते हैं क्या पता करना है। तो अपने को एक तो चाहिए u और एक चाहिए अपने को a। तो मैं क्या करता हूँ कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दो आप, तो 2 33 में से 25 गए कितने बचेंगे, तो आप कहोगे 8। u से u तो कैंसिल आउट हो ही लिया। 13a बटा 2 में से 9a बटा 2 घटाएंगे तो 4a बटा 2 बच जाएगा। ठीक है, 4a बटा 2 बच जाएगा। आप यहाँ से कह सकते हो कि a का मान अपने पास आया, देखो 2a बराबर 8, तो a बराबर कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो a का मान 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किन किन ऑप्शन में है, एक तो ये है और एक ये है, तो ये 2 ऑप्शन है। अपने को u पता और करना होगा, तो अपन कहेंगे समीकरण 1 में जाते हैं। अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में रखें 25, u तो पता करना है 9 और a का मान कितना रख दो 4 बटा 2, तो ये कितना होगा भाई, तो u 25 में से ये कितना जाएगा 9 इंटू 4 36 बटा 2, तो ये हो गया 18। तो 25 में से 18 गए तो कितने हैं 7 और u पूछा है तो 7 मीटर पर सेकंड, तो u तो आएगा 7 मीटर पर सेकंड और त्वरण आएगा आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं जैसा क्वेश्चन में बोला जाता है वैसी समीकरणें बना लेते हो और उसको अच्छे से सोल्व कर लेते हो तो कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, चीज़ें समझ में तो आ रही है ना आपको, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, चीज़ें आसान है भाई। गति की समीकरणें कब लगा सकते हैं, बोला गति की समीकरणें तब लगा सकते हैं जब त्वरण क्या हो नहीं है। तो बोला गति की समीकरणें कितनी हो सकती हैं, तो v बराबर u प्लस एटी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। इतनी समीकरणें, इनको अच्छे से लगाइए और सॉल्व करिए। जितने क्वेश्चन आप करेंगे उतना ही इंप्रूवमेंट्स आप में आता जाएगा, तो जितने क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन है, विरामावस्था से x1 दूरी t1 समय के लिए नियत दर अल्फा से त्वरित होती है। कंडीशन क्या है देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि एक ट्रेन विरामावस्था से x1 दूरी t1 समय के लिए नियत त्वरण अल्फा से त्वरित होती है। उसके पश्चात x2 दूरी t2 समय के लिए नियत मंदन बीटा से मंदित होकर विरामावस्था में आ जाती है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। ऐसे क्वेश्चंस जो पहले त्वरण हो
फिर मंदन हो। ऐसे क्वेश्चन जिसमें पहले त्वरण हो उसके बाद मंदन हो और प्रारंभ में विरामावस्था से चले और अंत में भी विरामावस्था में आ जाए, ये एक स्पेशल टाइप की कैटेगरी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पाए जाते हैं। इसके अंदर देखिए 2 क्वेश्चन तो अपने से पूछे हैं, लेकिन अपने को करने हैं 4 क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको अपन अच्छे से देखते हैं। क्या कंडीशन होती है इसमें? पहले विरामावस्था से चलेगा, फिर नियत त्वरण से त्वरित होगा, उसके बाद बीच में कहीं अधिकतम वेग आएगा, फिर नियत मंदन बीटा से मंदित होकर रुक जाएगा, और ये कहानी इसकी होती है। तो इसको मैं वीटी ग्राफ से करता हूँ। वीटी ग्राफ से करेंगे क्वेश्चन बड़ा जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ग्राफ में कौन सा ग्राफ लेंगे? वीटी ग्राफ। बोला वीटी क्यों लिया? वीटी ग्राफ से अपन कह सकते हैं कि वीटी का ढाल त्वरण दे देगा और वीटी का क्षेत्रफल आपको विस्थापन दे देगा, तो दोनों फैसिलिटी रहती है, इसलिए अपन यहाँ से लेंगे। तो प्रारंभिक वेग कितना? 0। प्रारंभिक वेग 0। कितनी दूरी चली? तो अपन कह सकते हैं कि वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल ही विस्थापन होता है। तो कितनी दूरी चली? x1 दूरी चली। बोला कितने समय में चली? बोला t1 समय में चली। बोला किस से चली? बोला अल्फा त्वरण से चली। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद t1 समय में उसने वेग ग्रहण कर लिया v मैक्सिमम। फिर वो मंदित हुआ। मंदित किससे हुआ? बीटा से। बोला t2 समय में वो वापस विराम में आ गया और उस दौरान कितनी दूरी चली? बोला x2। तो इसको मैंने अच्छे से बना लिया। अब क्या करें? अब अपने को चाहिए समंत, जिसमें x1 तथा x2 और t1 तथा t2 में। तो देखते हैं अच्छे से कैसे करें। अपन कह सकते हैं, देखो अपन यहाँ पे पहले बात करें t1 समय की, तो अपन कह सकते हैं गति की समीकरणें भी लगा ही सकते हैं। कैसे? तो अपन गति की समीकरणें देखो कैसे लगाते हैं, v बराबर u प्लस at। अपन बात करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितना वेग ग्रहण कर लिया? v मैक्स। प्रारंभिक वेग कितना था? 0। त्वरण कितना था? अल्फा। समय कितना लगा? t1। समीकरण नंबर 1। आगे बढ़ो। दूसरा, ये किसके दौरान था? ये आपका त्वरित गति के दौरान था। अब मैं चाहता हूँ मंदित गति के दौरान। तो भाई मंदित गति के दौरान क्या होगा? देखो तो मंदित में समझो, अब मंदित में क्या होगा? तो मंदित में अपन कह सकते हैं, दोबारा से समीकरण लगाते हैं, v बराबर u प्लस at। तो बोलो v क्या हो गया? मंदित के दौरान फाइनल वेग 0, प्रारंभिक v मैक्स, त्वरण नहीं है मंदन है, तो माइनस बीटा इंटू t2। ये आपका दूसरा समीकरण। इसको थोड़ा और ठीक लिख लो, तो v मैक्स बराबर में क्या आ गया? बीटा गुणा t2, यानी समीकरण नंबर 2। अब आप क्या कर दीजिए, समीकरण 1 को 2 से डिवाइड करिए, तो v मैक्स बटा v मैक्स 1 आ गया। और यहाँ पे आप कह सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हो, या इससे फिर जल्दी करना है आपको, तो v मैक्स वो है और v मैक्स ये है, तो दोनों समीकरण एक ही हुई ना, तो आप दोनों को बराबर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो सुनते हैं। चलिए अपन कह रहे हैं यहाँ पे भी क्या है? v मैक्स है, यहाँ पे भी क्या है? v मैक्स है। तो v मैक्स और v मैक्स बराबर हैं, तो समीकरण 1 बराबर किसके? समीकरण 2 के। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि अल्फा t1 बराबर कह सकते हैं बीटा t2। अल्फा t1 बराबर बीटा t2। तो ये आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि t1 बटा t2 आपका उत्तर आ रहा है बीटा बटा अल्फा। तो t1 बटा t2 क्या आएगा? बीटा बटा अल्फा। तो t1 बटा t2 बीटा बटा अल्फा कितने हैं? ये भी आपका उत्तर हो सकता है, ये भी आपका उत्तर हो सकता है। तो अभी तो आपको x1 x2 और चेक करने पड़ेंगे। तो पहला तो आ गया ना, मैंने समझा दिया, गति के समीकरणों से कर दिया, या इसके ढाल से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका ढाल क्या बताता है? वीटी का ढाल त्वरण बताता है, तो उससे भी हो जाता है, इससे भी हो जाता है। अब देखिए x1 और x2 में अपने को समझ चाहिए, तो आप क्या लिख सकते हैं? जो विस्थापन होता है ना, जो विस्थापन होता है वो क्या होता है? विस्थापन आपका होता है xt वक्र का ढाल, सॉरी xt वक्र का क्षेत्रफल। गलत लिखा मैंने यार। विस्थापन क्या होता है? सॉरी गलती हुई यहाँ पे, xt वक्र का ढाल तो वेग होता है, अपन यहाँ पे चाहते हैं विस्थापन। मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, मेरे को क्या चाहिए? विस्थापन। गलत बोला मैंने, विस्थापन चाहिए, तो वो होता है वीटी वक्र का क्षेत्रफल। वीटी वक्र का क्षेत्रफल कौन सा? x1 अपन कहेंगे, देखो इसका क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना? t1, ऊंचाई कितनी? v मैक्स। बात समझ में आई? इसी तरीके से x2 विस्थापन, तो x2 का 1/2, आधार इसका कितना? t2, और ये भी कितना? v मैक्स। तो क्या आप कह सकते हैं कि x1 बटा x2, वापिस से भाग लगा रहा हूँ मैं समीकरण 1 में 2 का, 1 समीकरण बटा 2। अरे भाई ये एक समीकरण ये, दूसरी समीकरण ये, भाग लगा दो, x1 बटा x2, 1/2 चले गए, और v मैक्स चले गए, t1 बटा t2। अब देखो t1 बटा t2 पहले क्या आ चुका है? बीटा बटा अल्फा। तो मेरी बात समझ में आई तुमको? x1 बटा x2 बराबर होगा t1 बटा t2 और बराबर होगा बीटा बटा अल्फा। बीटा बटा अल्फा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा भाई? ऐसा ऑप्शन ये। तो x1 बटा x2 बराबर में t1 बटा t2 बराबर में बीटा बटा अल्फा। ये भी अपन गलत कर रहे थे पहले, तो t1 बटा t2 ये भी गलत था पहले, t1 बटा t2 ये सही था। एक से ही आंसर आ रहा था यहाँ पे, तो एक से भी कर सकते हैं, लेकिन अपन ने दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है। एक इस क्वेश्चन का और भाग होता है कि इस गति के दौरान
उसने जो अधिकतम वेग प्राप्त किया उस अधिकतम वेग का मान क्या है, उस अधिकतम वेग का मान क्या है, यानी वी मैक्स आपको बताना है। तो इसको कैसे करें आप बताइए कि अपने को वी मैक्स चाहिए, क्या चाहिए, वी मैक्स। तो अपन ने क्या करा अभी तक देखो, जैसे यहाँ पे अपन बात कर रहे थे तो अपन ने T1/T2, इसको मैं डायरेक्ट याद रखने का तरीका आपको बताता हूँ। देखो कि आपने अभी तक सीखा क्या है, क्योंकि इसको अपने को जल्दी करना है और जल्दी करेंगे तभी तो अच्छे से अपने नंबर आएंगे। तो ये देखिए क्या है, यहाँ पे त्वरण, यहाँ पे मंदन, यहाँ पे समय T1 और यहाँ पे समय T2, यहाँ पे x1, यहाँ पे कौन x2। तो आपने अभी तक जो सीखा है वो इतना सीखा है कि x1/x2 बराबर में T1/T2 और बराबर में बीटा/अल्फ़ा, यानी x1/x2 T1/T2 बीटा/अल्फ़ा। ये तो लिखा है यहाँ पे, देख लीजिए x1/x2 T1/T2 बराबर बीटा/अल्फ़ा। अब अपन क्या चाह रहे थे, अपन जा रहे थे वी मैक्स का मान। तो अपना एक क्वेश्चन और बनाया अपन ने तीसरा कि वी मैक्स चाहिए, तो वी मैक्स बराबर आप कह सकते हैं इसके केस में अल्फ़ा गुणा T1, अल्फ़ा गुणा T1। बोला T1 का मान कैसे आएगा, देखो अपने पास आ चुका है T1/T2 और जिसका मान अपने पास है बीटा/अल्फ़ा। यदि आपके पास अनुपात है तो T1 का मान निकालना होता है तो उसका एक तरीका होता है स्वयं का अनुपात बटा कुल अनुपात। क्या बोल रहा हूँ मैं, T1 का मान आपको निकालना है तो सूत्र लिख दीजिए स्वयं का अनुपात बटा कुल अनुपात और गुणा में कुल समय। कुल समय आपको दे रखा था T1, समझ में आई ना चीज़ें क्या कर रहा हूँ मैं कि T1/T2 अपन ने फाइंड करा बीटा/अल्फ़ा। मेरे को T1 का मान चाहिए तो मैं कहूँगा स्वयं का अनुपात बटा कुल अनुपात और गुणा कुल समय। अब इसको उठा के यहाँ रख दो तो अल्फ़ा का अल्फ़ा, T1 की जगह क्या रखेंगे बीटा गुणा T बटा में अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको थोड़ा अच्छे से लिखिए तो आप कह सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा और गुणा में T, ये आपका वी मैक्स आपको प्राप्त हुआ। तो ये क्वेश्चन हो गया। एक आपको इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि इस दौरान तय किया गया विस्थापन क्या होगा। तो अपन कह सकते हैं कि तय किया गया विस्थापन आपको चाहिए, तो अभी देख के आए थे कि विस्थापन क्या होता है, VT वक्र का क्षेत्रफल, VT वक्र का क्षेत्रफल ही विस्थापन होगा। तो विस्थापन तो बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। क्षेत्रफल इस ग्राफ का क्या होगा, देखो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो अपन कह सकते हैं कुल समय इसका आधार हो जाएगा। तो 1/2 आधार कुल समय T और ऊंचाई इसकी कह सकते हैं वी मैक्स, यानी अपन कह सकते हैं आधार तो ये हो गया जो कुल समय T है और ये आपका वी मैक्स हो गया। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई और वी मैक्स का मान अपने पास है अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा और गुणा में T। क्या इसको सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा गुणा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा और T तो T का होल स्क्वायर। तो ये समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो अभी तक मैं आपको रिवाइज करवाऊँ चीज़ें। तो एक सूत्र तो ये पता लगा इसमें, अच्छा क्वेश्चन है ये। दूसरा मेरे को पता लगा वी मैक्स का, जिसका मान आया अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा गुणा में T, ऐसा आया। और एक आया आपका S, तो 1/2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू T²। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको इतना टाइम दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सीख गए होंगे, जो कि अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन ये अपने एग्जाम में पूछते रहते हैं अपने को, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखिए अपन ले रहे हैं नीट 2023 का क्वेश्चन। कह रहा है कि बंदूक की गोली लकड़ी के एक आयताकार गुटके पर U वेग से दागी जाती है। प्रारंभिक वेग U है। जब गोली गुटके में से क्षैतिज दिशा में 24 सेंटीमीटर घुस जाती है तो इसका वेग U/3 हो जाता है। कितना हो जाता है, U/3 हो जाता है। तब आपको यह बताना है कि रुकने से पहले उसी दिशा में लक्ष्य को ठीक दूसरी सतह तक भेजती है तो गुटके की मूल लंबाई क्या होगी। तो क्या कह रहा है कि रुकने से पहले है ना, ये इसको ठीक पार कर जाती है, यानी दूसरी सतह पे निकल जाती है। तो आपको ये तो बताना है ना कि इसकी लंबाई कितनी होगी। तो आपका पूरा जो अध्ययन था वो इस तरीके से कि ये गुटका है इस तरीके से, ठीक है। और इसमें जो एंट्री हुई है वो कितने से हुई है, U से। फिर ये कितना चला है यहाँ से यहाँ तक, आप कह सकते हैं 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर चलने के बाद इसकी चाल कितनी होगी है, इसकी चाल होगी है 24 सेंटीमीटर चलने के बाद U/3। और फिर यहाँ पे अपन कह सकते हैं इतना और चल के यहाँ पे क्या आ गया, विरामावस्था में आ गया। तो पहले तो आप क्या करिए, गति की समीकरण लगाइए U से लेके U/3 तक, U से लेके U/3 तक, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे अपन नियत मंदन मान ही लेंगे। तो समीकरण कौन सी भैया, प्रारंभिक वेग हो अंतिम वेग हो दूरी की बात करिए तो ये समीकरण बेस्ट है सबसे। V² = U² + 2AS
अंतिम में कितना, तो आप कहोगे u बटा 3 का होल स्क्वायर, तो u स्क्वायर बटा 9, और यहाँ पे कह सकते हैं u का होल स्क्वायर, मंदन है तो -2a, और दूरी कितनी आप कह सकते हैं 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर रख रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो तो -u स्क्वायर बटा 8 में से u स्क्वायर जाएंगे तो -8u स्क्वायर बटे 9 बराबर में -2a और इंटू 24, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब देखो, अब क्या करते हैं कि u/3 से रुकने तक समीकरण लगाएं और उसमें पता कर लेते हैं कि x कितना चला, और फिर अपन चॉइस में x को जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो इसमें क्या करें, समीकरण एक बार और लगाएं, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस में 2as, अंतिम वेग कितना 0, प्रारंभिक वेग कितना u स्क्वायर, u बटा 3 का होल स्क्वायर, तो u स्क्वायर बटा 9, माइनस का चिन्ह क्योंकि मंदन है 2ax, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख सकता हूँ, देखिए इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि u स्क्वायर बटा 9 को यहीं रखते हैं और 2ax को इधर भेज देते हैं, तो इस तरीके से ये कह सकते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये वाला समीकरण नंबर आपका 1 था, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया ना आपका प्लस। अब क्या करो, आप समीकरण 1 में भाग लगा दो किसका, 2 का, तो 8u स्क्वायर बटा 9 और u स्क्वायर बटा 9, तो u स्क्वायर बटा 9 चले गए तो 8 बच गया, 2a से 2a चला जाएगा, इसमें ऊपर कितने बच जाएंगे 24 और नीचे कितने बच जाएंगे x, तो आप कह सकते हो कि x बराबर आ गया 24/8 यानी 3 सेंटीमीटर आया। x कितना आया 3 सेंटीमीटर, भैया x 3 सेंटीमीटर आ जाए ये वाला, तो आप कह सकते हो टोटल कुल लंबाई, तो आप कह सकते हो कुल लंबाई बोलो आप कितनी आएगी, तो 24 में कितना और जोड़ दो, 3 जोड़ दो, तो उत्तर आ गया 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या ये नई समीकरण थी, क्या 2023 में कुछ अलग पूछा, कुछ अलग नहीं पूछा, वही समीकरणें हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, यानी रुकने से पहले तय की गई दूरी जैसा फॉर्मूला, बट इसमें 2 समीकरणें हैं, इतना तो आपसे पूछ ही सकता है ना। तो इस तरीके से अपन ने जो क्वेश्चन करे वो ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें गति की समीकरणें लागू हो सकती हैं, ठीक है। फिर भी आपको ऐसे क्वेश्चन की और आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, अपन और प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन मुद्दे की बात इतनी चाहिए कि आपको सारी चीज़ें समझनी चाहिए कि गति की समीकरणें तभी लागू होती हैं जब त्वरण नियत हो, यानी नियत त्वरण के अधीन गति का अध्ययन अपन ने आज कंप्लीट कर लिया। धन्यवाद दोस्तों।